हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेमिंग के बारे में बात की थी कि कैसे हम आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, क्या क्या उसके रूल्स थे वो सब हमने देख लिए थे और हमने नेमिंग के भी एग्जाम्पल देख लिए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी घर पे, तो आपको नेमिंग जरूर आई होगी। ठीक है ना, नेमिंग क्या है तभी आप सीख सकते हो जब आप जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल ट्राई करोगे। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी की बुक है तो उसे उठाइए और उसके जितने भी क्वेश्चन है कर लीजिए। ठीक है ना, तो और भी कोई आपके पास मटेरियल है तो उसको आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है ना, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी नेमिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके बॉन्डिंग की जो थ्योरीज होती है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, फॉर्म होता है, उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, तो इसमें 3 थ्योरीज आपके इन्वॉल्व होती है। एक होती है आपकी वर्नर्स थ्योरी, एक होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, और एक होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपके वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है ना, वर्नर वो आपका साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, या उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करने की उसने कोशिश की थी कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वर्नर्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आप लिखिए बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या हम लिख सकते हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो थ्योरी आती है आपकी दैट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर्स की अकॉर्डिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपके 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है वो आपके 2 टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो हम एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक एक करके देखते हैं कि उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, देखिए वर्नर्स के अकॉर्डिंग आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड वन होती है आपके सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सब दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है ना, ये आपके सेंट्रल मेटल एटम की आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हमें बताती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमें बताती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लिखेंगे इसको। ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसी correspond to oxidation state of central metal atom। ठीक है, आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है आपकी। ठीक है, वहीं आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी ये आपके सेंट्रल मेटल एटम के आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी corresponds to ठीक है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आपके
आयोनाइजेबल पार्ट को, किसको, आयोनाइजेबल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, वो आपके नॉन आयोनाइजेबल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पहले हम पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे भी सही, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज आयोनाइजेबल पार्ट, इट इज आयोनाइजेबल पार्ट। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है आपकी, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, क्लियर है। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो टाइप के आपके पार्ट होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका अनटच रहता है, जो आयोनाइज नहीं होता है, जबकि आयोनाइजेशन स्फीयर वाला क्या होता है, आयोनाइज होता है, ठीक है ना। देखिए थर्ड अगर हम बात करें, ये आपका आयोनाइजेबल पार्ट होता है, ये आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये आपकी जो जियोमेट्री होती है उसमें इसका कोई भी योगदान नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। ये आपके नॉन डायरेक्शनल होती है नेचर में, कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। अगर नॉन डायरेक्शन है तो इसके थ्रू हम जियोमेट्री का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो इट इज प्राइमरी वैलेंसी, इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आपकी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। वहीं आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, आपकी डायरेक्शनल होती है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे आपके आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ठीक है। जबकि इसमें आपके कौन से बॉन्ड बनते हैं आपको पता होगा, जो आपका मेटल है, ठीक है, ये मेटल, ये लिगेंड के थ्रू आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं आपके नेचर में कौन से, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपके नेचर में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आपके जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं आपके नेगेटिव आयंस, कौन से, नेगेटिव आयंस, ठीक है। इट इज सेटिस्फाइड बाय, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, ठीक है। जबकि आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये सेटिस्फाई होती है आपके या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर आपके नेगेटिव आयन, दोनों से, ठीक है ना। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम फिफ्थ देखें, रिप्रेजेंटेशन, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन के थ्रू, ठीक है ना, डैश लाइन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपके जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक डार्क लाइन के थ्रू, ठीक है ना, डैश लाइन नहीं होती है, कंप्लीट लाइन होती है, ठीक है। इसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट डिफरेंस वाले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, ठीक है। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं आपका, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो CO NH3 होल 4 आप ले लीजिए या होल 6 ले लीजिए, Cl2 या Cl3 ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स केटायन, ठीक है, और आपका नॉर्मल सिंपल एनायन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी कोरोस्पोंड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो ये जो +3 है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कोरोस्पोंड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, वो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। इट इज आयोनाइजेबल पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा अपना पास, ये वाला, ये आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये होता है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ये आपका आयोनाइज होता है। ठीक है, तो ये है आपका आयोनाइजेबल पार्ट, मतलब ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, और ये है आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, इसके बाद इट इज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, जैसे Cl3 है, ये तो आयन से, इसकी कोई जियोमेट्री नहीं होगी, बट ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, जो कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, वो क्या है, रिप्रेजेंट करेगा आपकी एक फिक्स जियोमेट्री को। अगर हम इसकी जियोमेट्री बनाएं तो हम कैसी बना सकते हैं इसकी जियोमेट्री, यही इसके सामने में बनाता हूँ। ठीक है ना, ये आपका CO है, ये आपका NH3, ठीक है, ये आपका NH3, यहाँ पे आपका NH3, ठीक है, ऊपर से भी आपका NH3, ठीक है, एंड वन मोर NH3। क्लियर है, ये हो गया आपके 6 NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लास्ट में आपका Cl3। ठीक है, तो इट इज़ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये तो आपका नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन अगर आप देखोगे ये पार्ट, अगर हम देखें ये पार्ट, या एक फिक्स्ड ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, इस टाइप की ज्योमेट्री अगर हम देखें तो ये कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है। कौन सी ज्योमेट्री को, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं। ये जो आपकी ज्योमेट्री होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जो आपकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है ना, ये इसी टर्म से जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है ना, जो फिक्स्ड आपकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये डायरेक्शनल है, ये आपकी नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये आपके Cl माइनस नेगेटिव आयंस है। ठीक है, उससे रिप्रेजेंट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। वो भी हम देखते हैं, इसका एक बार एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है ना, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल आयन, जबकि ये जो आपकी वैलेंसी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये आपको सेटिस्फाई होती है या तो आपके न्यूट्रल आयन से या फिर आपके नेगेटिव आयन से। ठीक है, कभी कभी पॉजिटिव से भी होती है, कैटायन से भी होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, कि क्या आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें आपके COCl3.6NH3, एक तो ये आपका कंपाउंड लेते हैं हम। ठीक है, एक हम कंपाउंड लेते हैं आपका COCl3.5NH3, ठीक है, और एक आपका कंपाउंड लेते हैं हम COCl3.4NH3। ठीक है, अब इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, हमें पता है। ठीक है, तो ये जो 6 न्यूट्रल आयन है, जो तीनों 6 आपके न्यूट्रल आयन है, ये इसकी कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, CO NH3 NH3, ये आपका NH3 एंड देन इट इज NH3। ठीक है, NH3 एंड NH3, ये तो 6 जो आपके NH3 हो गए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन के थ्रू। ये जो है डार्क लाइन, ठीक है, कंटिन्यूस लाइन, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है आपके Cl3 की, ये होते हैं आपकी प्राइमरी वैलेंसीज को शो करते हैं। ठीक है, जो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके डैश लाइन के थ्रू, किसके थ्रू, डैश लाइन के थ्रू। तो इसको स्ट्रक्चर को हम, अगर हमें Cl दिखाना है प्राइमरी वैलेंसी, तो हम कैसे दिखाएंगे, आपकी डैश लाइन के थ्रू। ये आपका Cl, ठीक है, ये आपका Cl माइनस, ठीक है ना, और ये आपका
Cl माइनस, ठीक है। ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपके वार्नर्स ने बताया था, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें, देखो सेकंड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, ठीक है। 5 तो अमोनिया आ जाएंगे आपके पास, CO, ये आपका NH3, ये आपका NH3, ठीक है। वन मोर आपका NH3, क्लियर है। अब एक जो वैलेंसी बची है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, आपके प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे आएगा आपके पास Cl, क्लियर है। ये चीज हमने देखनी है, ये मैंने देखा था आपको, ये सेकेंडरी वैलेंसी थी। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए 5, ठीक है। अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, ठीक है। तो एक जो वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, आपका क्लोरीन, ठीक है। अब जो बाकी आपके 2 क्लोरीन बचे हैं वो आपके प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो क्लोरीन है आपका, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये आपकी प्राइमरी को भी कर रहा है और ये ही आपकी सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, Cl माइनस, ठीक है। ये आपका Cl माइनस, ठीक है, क्लियर है। अगर हम थर्ड की बात करें, CO, ये आपका NH3, ये आपका NH3, ठीक है। NH3, ठीक है। 4 तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए कंप्लीट। अपने को बनाना है 6। तो आपके जो 2 क्लोरीन है यहाँ पे, अब वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। Cl माइनस, ये आपके Cl माइनस, ठीक है। ये होगी सेकेंडरी वैलेंसी, ये होगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी, और एक और वैलेंसी बचेगी क्लोरीन की, ठीक है। ये Cl माइनस प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वार्नर्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कैसे फॉर्म होता है वो दिखाया जाता है। उसने बेसिकली 2 टाइप की वैलेंसीज बताई, ठीक है ना। और जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला जो टर्म है, ये आपके वार्नर्स ने दिया था अलग अलग करने के लिए, कि एक तो आपका आयनाइजेबल पार्ट है और एक आपका नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ठीक है। इसलिए उसने एक को आपके स्क्वायर ब्रैकेट में अलग किया था, ठीक है ना। एक को कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम दिया था, जो कि आयोनाइज नहीं होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अगर आयोनाइज होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होगा, तो ये आपके CO NH3 होल 6 साथ में आपके +3 Cl माइनस, आपको 3 तो Cl माइनस आयन मिलेंगे, उनको बैलेंस करने के लिए आपके पास ये +3। मतलब आपको सॉल्यूशन के अंदर, मान लो इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको 4 आयन मिलेंगे, 3 तो Cl माइनस और एक ही आपको कॉम्प्लेक्स, 4 आयन मिलेंगे, जिनके ऊपर चार्ज कितना होगा 3 +3, ठीक है। यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, मतलब 3 यूनिट का चार्ज होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब मान लो उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं इस कंपाउंड की, ठीक है ना, सॉल्यूशन में डाल के, तो आपका ये पार्ट रिएक्शन नहीं करेगा। कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा, ये वाला जो आयोनाइज हुआ है, ठीक है। ये Cl माइनस आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है Ag के साथ, तो आपको AgCl मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए इसके ऊपर, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कर लीजिए, और यही है आपकी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। 26.65 ग्राम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स CrCl3.6H2O when treated with AgNO3 प्रोड्यूस 28.7 ग्राम AgCl, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स की जब आप रिएक्शन कराते हो AgNO3 के साथ, ठीक है, तो आपको AgCl मिलता है। ये आपका CrCl3.6H2O, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो AgNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलता है AgCl, ठीक है। कितना मिलता है आपको 28.7 ग्राम, ठीक है, क्लियर।
डिपिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अपने को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। मोलिकुलर मास दिया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का कितना 266.5 ग्राम, ठीक है। आपके पास ग्राम कितना है इस कॉम्प्लेक्स का 26.65 ग्राम, ठीक है। इसके हम मोल निकाल लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास 266.5, ये आपके पास आएगा 0.1 मोल, मतलब आपने 0.1 मोल ये आपका कॉम्प्लेक्स काम में लिया, ठीक है। AgCl के 28.7 ग्राम बनते हैं। अगर यहाँ इसके मोल निकालें तो मास अपॉन मोलर मास निकालिए आप AgCl का, ये आएगा आपके पास 143.5, ठीक है। Ag का 108 और Cl का आपका 35.5, ठीक है। 143.5 ये हुआ आपके पास 0.2 मोल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लो इस यहाँ से एक Cl माइनस बाहर निकलता, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे 0.1 से 0.1 मिलता, लेकिन अपने को 0.1 से कितना मिल रहा है 0.2 मोल मिल रहा है AgCl। इसका मतलब यहाँ से 2 Cl माइनस आयन निकले हैं, ठीक है। मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो इस टाइप से होगा कि आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने क्लोरीन होंगे 2 क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि जब ये आयोनाइज होंगे तो 2 Cl माइनस बनेगा, और 2 Cl माइनस बनेगा तब आपके पास AgCl डबल मिल रहा है, 0.1 की जगह आपको 0.2 मिल रहा है। अगर यहाँ 0.3 होता तो क्लोरीन कितने बाहर होते 3, ठीक है, क्योंकि तब 0.3 मोल मिलता। अगर 0.1 मोल यहाँ पे और यहाँ पे भी 0.1 मोल ही मिलता अपने को, तो क्लोरीन बाहर कितने होते केवल 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको बाहर कितना मिल रहा है Cl2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, Cr, ठीक है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उसका जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर लोगे वो कितना लोगे 6, तो आपके पास Cr H2O होल 5 और एक Cl अंदर रहेगा, ठीक है, और 5 ही H2O रहेंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 6 चाहिए, तो 5 H2O और एक H2O आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में बाहर की तरफ रहेगा। तो आपका ये हुआ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज कर लिया, ठीक है ना। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से दिमाग लगाने वाले रहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर इसके अलावा हम आपकी वर्नर्स की थ्योरी से ही और भी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, जैसे जो आपके आयंस बनते हैं, ठीक है ना। तो आयंस जब सॉल्यूशन में होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं आपका, ठीक है ना, वर्नर्स की थ्योरी पे ही। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of electrical conductivity, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको अरेंज करना है, ठीक है। आपके पास कंपाउंड है COCl3.6H2O, ठीक है, और सेकंड कंपाउंड है आपके पास, ये आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है आपके पास COCl3.5H2O, ठीक है, ये आपका सेकंड कंपाउंड। थर्ड है आपका COCl3.4H2O, ठीक है, ये आपका थर्ड कंपाउंड। और फोर्थ है आपका COCl3.3H2, ठीक है ना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये आपका फर्स्ट कंपाउंड जो है COCl3.6H2 जब वाटर के अंदर जाएगा तो कैसे आपका ये आयोनाइज होगा, ठीक है। देखिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तो ये आपका जो कोबाल्ट है वो COH2O होल 6 की फॉर्म में रहेगा, और साथ में रहेगा आपके पास
Cl3, ठीक है। अब देखिए ये जब आयोनाइज होगा तो आपके COH2O होल 6 प्लस 3Cl माइनस, और इसको 3Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है ना। कोई ये पूछेगा कि इस H2O को अंदर क्यों लिया, क्लोरीन को क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है ना, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ये आपके न्यूट्रल बैलेंस, न्यूट्रल से क्या होगी, पहले न्यूट्रल जो आपके कंपाउंड होंगे उससे आपको सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है ना। उसके बाद जरूरत पड़ी तो फिर आपकी एनाइन से हम सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम न्यूट्रल से इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। आपके पास आयन टोटल कितने बनेंगे, 1 और ये 3Cl, टोटल 4 आयन। आयन्स कितने हैं आपके पास, 4, ठीक है। और उनके ऊपर चार्ज कितना है आपका, 3 यूनिट का, ठीक है। +3 या -3 कोई दिक्कत नहीं, चार्ज आपका 3 यूनिट का है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कंपाउंड, दैट इज COCl3.5H2, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, COH2O होल 5 तो आ गए, ठीक है। अब बचेगा आपके पास एक Cl अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 करना है, साथ में Cl2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब आयोनाइज होगा तब देखते हैं क्या होता है। जब इसको आयोनाइज करेंगे हम तो COH2O होल 5 Cl और साथ में आपके बनेगा 2 Cl माइनस, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 चार्ज, ठीक है। आयंस कितने हैं, एक तो ये आयन है और 2 Cl माइनस, टोटल 3 आयंस। तो आपके पास टोटल कितने आयंस है, 3, और चार्ज कितना है आपका, 2 यूनिट का, ठीक है। थर्ड वन देखिए, COCl3.4H2O, ठीक है। इसमें आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, COH2O होल 4.Cl2 और बाहर आपका एक Cl, ठीक है। ये जब आपका ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा COH2O होल 4Cl2, ठीक है, और साथ में Cl माइनस, ठीक है। ये आपका Cl माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस। आयंस कितने हैं, एक तो Cl माइनस और एक ही आपका कॉम्प्लेक्स, मतलब टोटल आयंस कितने हैं आपके पास, 2, और चार्ज कितना है आपके पास, 1 यूनिट का, ठीक है। तो अगर चार्ज भी बढ़ता है ना तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। और आयंस बढ़ेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैसे बढ़ेगी। अगर हम इस केस के लिए बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, COH2O होल थ्राइस डॉट Cl3, ठीक है। मतलब ये आपका आयोनाइज ही नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल आयोनाइज नहीं होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी सबसे कम होगी, 4 की सबसे कम, ठीक है। उसके बाद आपका 3, क्योंकि 2 आयन है, फिर 3 आयन, 4 आयन, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतनी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर 3 देन 2 एंड देन 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, उसका भी कंपेरिजन हम कर सकते हैं, इसे नोट कीजिए आप। ओके, देखिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका भी कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये आपके सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वहाँ आप इसको, इस टर्म को डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है ना। वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में नहीं, आपके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन चैप्टर में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होती है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी properties for
डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on number of ions in solution। आपके सॉल्यूशन के में जितने नंबर्स ऑफ आयंस होंगे उसके ऊपर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। 4 टाइप की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, एक होती है आपकी बॉइलिंग पॉइंट, और एक आपका होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, और आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। 4 टाइप की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग आपका मेल्टिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं आपके नंबर ऑफ आयंस के। मतलब आपके सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। वहीं हम बात करें आपके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस के। सॉल्यूशन में आपके जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ही उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो जो पिछले वाले एग्जाम्पल थे उनके लिए भी आप बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब का आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम देखें लास्ट वाले एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आयंस थे फर्स्ट वाले के लिए, तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ऑस्मोटिक प्रेशर का भी सेम रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अगर हम लिखें तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपके आयंस होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब 1 का सबसे कम, देन 2, देन 3 एंड देन 4 का सबसे ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है सबसे कम है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आल्सो वी कैन फाइंड आउट इससे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे AgCl थे, ठीक है ना, आपको Cl माइनस आयन मिल रहा था, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन हमने AgNO3 से करवाई, मान लो जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो AgCl मिलता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास Cl बाहर रहेंगे आयोनाइजेशन पार्ट में, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके मिलेंगे, प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लिख सकते हो, ठीक है ना। वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स आल्सो, ठीक है ना, इससे ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और ट्राई करना है, ठीक है। इसे ट्राई कीजिए पहले, इसे नोट कीजिए पहले, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। किया ट्राई, मैं करूँ स्टार्ट। देखिए इसको जब आप आयोनाइज करोगे तो किस में आयोनाइज होगा आपका, K प्लस CO NH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4 माइनस, टोटल आयंस कितने हैं, 1 और 1 2 आयंस है आपके पास 2, और चार्ज कितना है 1 यूनिट का, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका आयोनाइज ही नहीं होगा, ठीक है, तो सबसे कम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपकी B की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, ठीक है, पहले लिखा है केटायन, बाद में लिखा है एनायन, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है क्रिस क्रॉस रूल, ठीक है, क्रिस क्रॉस रूल वाला, 3 यहाँ पे जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा Cr NH3 होल 5 NO, ये बनेंगे 3 2 प्लस N, और साथ में बनेगा आपके पास CO NO2 होल 6, ये आपके पास 2 3 प्लस, ठीक है। टोटल आयंस कितने होंगे, 3 तो ये आयंस और
2 ही आयंस, मतलब टोटल आयंस कितने हैं आपके पास 5, ठीक है। और चार्ज कितना है, एक पे है 3 और 2 इंटू 3 मतलब चार्ज कितना आपके पास 6 यूनिट का, ठीक है। चलिए थर्ड लास्ट वाला देखते हैं हम, ये किस में होगा आपके पास Mg2 प्लस प्लस CO NH3 NO2 होल 5, ये आपका 2 माइनस, ठीक है। आयंस कितने हैं 1 प्लस 1 2 आयंस, आयंस कितने हैं 2, चार्ज कितना है 2 यूनिट का। अब देखिए सबसे ज्यादा किसमें है आयंस, बी का तो सबसे कम, आपकी सी की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयंस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चार्ज देखिए चार्ज इस पे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका डी, उसके बाद आएगा आपका ए और लास्ट में आएगा बी। तो ये रहेगा आपका ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो चलिए देखिए आज के लेक्चर में हमने एक तो वार्नर्स जो आपकी थ्योरी थी वो स्टार्ट की, ठीक है। और यही आपकी वार्नर्स थ्योरी है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट भी है और रह के इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। आपने देख लिया अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड थ्योरी जो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वो भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।